ने समझा है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला है अगस्त कॉम्ट के जो प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो अगस्त कॉम्ट के जो प्रत्यक्षवाद है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जो आपके सामने यूनिट नंबर 2 अपन शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये वाली पीडीएफ एक बार फिर बता रहा हूं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर देखने को मिल जाएगी। इसी सब्जेक्ट से संबंधित अन्य वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक वहां पर देखने को मिल जाएगी। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे हाइप वाला बटन है उसको भी जरूर से दबा देना। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को जनक माना जाता है। आप सबको पता है, आप समाजशास्त्र को आपने बहुत समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे हो, आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि समाजशास्त्र के आपके सामने जनक किसको माना जाता है। अगस्त कॉमेट को आपके सामने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्षवाद को बताने का कार्य किया कि प्रत्यक्षवाद क्या होती है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, जिसके अनुसार समाज का अध्ययन वैज्ञानिक व अनुभव जन्य तरीके से होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया, समाज को अगर आप विस्तार से अध्ययन करते हो तो समाज को अध्ययन करने का क्या तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीके से और अनुभव के माध्यम से। अगर आप समाज को समझते हो उसी को क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र के नाम से जाना जाता है। पहले समाज को मैंने पहली यूनिट में आपके सामने बताया कि समाज शास्त्र उसको कैसे अध्ययन करते हैं लोग, पहले दर्शन व धर्म के आधार पे। अगर यूनिट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पे यूनिट फर्स्ट पढ़िए, जरूर से पढ़ लेना, जिसमें आपके सामने जो समाजशास्त्र है उसको सबसे पहले, उसके बाद में जो अलग अलग वैज्ञानिक आए उसमें अगस्त कॉमेट प्रमुख रूप से थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि अब समाज को सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं समझ सकते, समाज बदल रहा है, वैज्ञानिक सोच आ रही है, तो हमें भी वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे समाज को समझने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक और अनुभव के आधार पे चीजों को समझने के नियमों के बारे में बताया। अगस्त कॉमेट ने ज्ञान के विकास के 3 चरण बताए। तो अगस्त कॉमेट ने क्या बताया कि अगर आप ज्ञान है उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसके कुल कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। किस किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसको ज्ञान मिलता है, समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले समाज में किसकी शुरुआत हुई, मैंने बताया कबीलों की। कबीलों ने देखा कि बारिश मतलब लोगों ने देखा समाज में, जब कबीलों के रूप में रहते थे, कि इस साल अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई और फसल नहीं हुई, तो क्या हो गया आपके सामने, ना तो जानवर शिकार बचा, ना आपके सामने कृषि अच्छी हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके सामने कोई भी मतलब ईश्वर से प्रार्थना की, मतलब किसी भी चीज से उन्होंने बैठकर सोच विचार किया और कुछ कोई रिचुअल किया किसी ने, तो इससे क्या हुई, बारिश हुई। तो इसी से उन्होंने किस भगवान का निर्माण किया होगा, इंद्र भगवान की सोच रखी होगी कि एक ऐसा ईश्वर जो बारिश करवाता है ना। धीरे धीरे परंपराएं बनने लगी और इंद्र भगवान है वो का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सबसे पहले धर्म का निर्माण हुआ, समझ में आ गया, अलग अलग ईश्वरों से जो प्रकृति से जुड़े हुए थे। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कोई भी सभ्यता को समझोगे तो आप ये पता चलता है शुरुआती वक्त में ईश्वर को कौन होते थे, जो प्रकृति से जुड़े हुए हुआ करते थे, समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, अब मनुष्य क्या होने लगा, धीरे धीरे उसके पास थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने लगे। फिर क्या हुआ, उन्हें पता चल गया कि नदी से अपन क्या कर सकते हैं, पानी निकालकर भी खेतों में पानी दे सकते हैं, समझ में आ गया। तो उनके पास कृषि की कमी नहीं रही, खाने पीने के लिए चीजें होने लगी, है ना, कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं। और उनके पास शिकार वगैरह भी अच्छा होने लगा। तब क्या हुआ, कुछ अलग अलग प्रकार के जो वेद व्यास हो गए, जिन्होंने वे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने क्या किया, समय बचा तो थोड़ा बहुत भक्ति में ध्यान लगाया, मतलब ईश्वर की जो उन्होंने ईश्वर बनाए थे उनकी भक्ति में ध्यान लगाया। तो जब इंसान बैठता है सोचता है तो उसे दर्शन का निर्माण होता है। तब इन्होंने अलग अलग विचारधारा दी कि समाज में भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं फैलानी चाहिए, है ना, और अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, सॉरी हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, समझ में आ गया। जैसे जिससे क्या आपके सामने वैदिक धर्म का निर्माण हुआ, फिर आगे जाके बौद्ध भगवान बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी जैसे जैन धर्म का निर्माण हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, दर्शन के नाम से बोला जाता है, समझ में आ गया। जो समाज में जो पुराने धर्म थे उनमें बदलाव देखने को मिला। अब क्या हुआ, कोई भी चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी हो जाती हैं। तब उस कमियों को दूर होने के बाद में क्या होता है, वैज्ञानिक तरीका निकल के आता है।
जो जब धर्म है, दर्शन है, वो पूरी तरीके से अंधविश्वास में बदल जाता है, पाखंडवाद आ जाता है उसमें, तब विज्ञान की शुरुआत होती है और तब इंसान क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अपनाना शुरू कर देता है। समझ में आ गया? तो ये तीन तरीके होते हैं, पहला धर्म आता है, फिर दर्शन आता है और फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। उनका मानना था समाज भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलते हैं, और उनका क्या मानना था, समाज किस प्रकार से चलते हैं, प्रकृति के बनाए हुए नियमों से ही चलता है, समाज भी आपके सामने प्रकृति से अलग नहीं है, जिन्हें अवलोकन, प्रयोग व तुलना से समझा जा सकता है, और जिसको अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से चीजों की तुलना करके, अवलोकन करके, अवधारणाओं के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। उन्होंने समाज में ऑर्डर, व्यवस्था व प्रोग्रेस, प्रगति को समाजशास्त्र के मूल उद्देश्य बताए, और उन्होंने समाज को क्या बताया कि समाज है किस व्यवस्था में रहता है। समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे आज अपने राजस्थान में रहते हो तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है, जातिगत व्यवस्था व धार्मिक व्यवस्था देखने को मिलती है। ना भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अमेरिका में जाते हो आप और यूरोप में जाओगे तो वहां पर धर्म व जातियों का ज्यादा महत्व नहीं है, वहां पे क्या है, रंग भेद आपके सामने काले गोरे का भेद देखने को मिलता है। तो यही समाज का क्या है, ऑर्डर है, समाज की व्यवस्था है, किस प्रकार से समाज में लोग रहते हैं। समाज की प्रगति किस प्रकार से है, अब आपके सामने एक ही समय भारत और चाइना स्वतंत्र हुए, पाकिस्तान में उनके साथ स्वतंत्र हुआ, चाइना सबसे ज्यादा डेवलप हो गया, भारत थोड़ा कम हुआ और पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। तो किस समाज में कितना शिक्षा पहुंचती है, कितने वहां के संसाधनों का उपयोग सही दिशा में होता है, उसी हिसाब से क्या देखने को मिलती है, समाज में प्रगति देखने को मिलती है। प्रत्यक्षवाद ने समाज की कल्पना व दर्शन से निकलकर तथ्यों और विज्ञान पर आधारित विषय बनाया। सबसे पहले जो अगस्त कॉमेट है, इन्होंने क्या किया, समाज को जो अलग अलग प्रकार के जो समाज शास्त्र, उसमें जो कल्पना, जो पहले लोग सोचा करते थे कि भाई कोई एक ईश्वर है जिसने जो बरसात करवाता है, एक ऐसा ईश्वर है जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, समझ में आ गया, एक ऐसा ईश्वर है जिससे पानी का निर्माण, पानी है वो उसका देवता है। तो ये काल्पनिक सोच थी, उससे निकलकर क्या हुआ, तथ्यों के आधार पर चीजों को समझाया गया कि बरसात होने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको वास्तविकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो पूरा वैज्ञानिक आधारित विषयों का निर्माण किया जो आधुनिक समाजशास्त्र की नींव होती है, और इससे क्या होता है, एक आधुनिक समाजशास्त्र है उसकी नींव देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाले समाजशास्त्री दिखाई देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिनके द्वारा सोशल डार्विनिज्म के जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या देखने को मिलती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास को जैविक विकास की प्रक्रिया से जोड़ा। सबसे पहले आपके सामने जो स्पेंसर है, उनका जो सोशल डार्विनिज्म का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इन्होंने क्या बताया, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया समाज का जो विकास है वो जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। कौन सी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, जो जैविक अलग अलग प्रकार की जो जैविक प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जिसे सोशल डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत से प्रेरित हुआ। अब ये आपके सामने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, इसका अर्थ है कि समाज में डार्विन ने बताया कि अगर आप समाज में जिंदा रहना चाहते हो, संघर्ष करना पड़ेगा आपको जीवन में को जीने के लिए। अगर आपने जीवन में जिस तरीके से जंगल की बात करें, अगर हिरण है, अगर वो इस विचार में बैठी रहे कि शेर मुझको मेरा शिकार नहीं करेगा, तो वो सबसे पहले शिकार का क्या बनेगी, शिकार बनेगी। समझ में आ गया? अगर शेर ये सोचे, शेर या चीता है, आज के समय तो चलो आप जो क्या हो गया, आज के समय क्या देखने को मिल रहा है आपके सामने, या इसको मत सोचो, या फिर अगर चीता ये जो आपके सामने चीता ये सोच ले कि अगर हिरण मेरे पास चलकर आएगी मैं तब उसका शिकार करूंगा, तो शेर भूखा मरेगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसी जो सिद्धांत है इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। जीवन में प्रकृति का सीधा सीधा सिद्धांत है, संघर्ष करोगे तभी आपको अपने जीवन में जिंदा रहोगे। अगर आप 100 लोगों की भीड़ में अगर आगे जाना चाहते हो तो उनसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा आपको आगे निकलना पड़ेगा। तो इसी सिद्धांत से इन्होंने एक क्या कॉन्सेप्ट निकाला, सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत निकाला, जिन्होंने क्या कहा, समाज है
वो इसी प्रकार से विकसित होता है जैसे जीवधारी, जैसे अलग अलग प्रकार से जो जंगल में जीवों का जो जीवन है वो रहता है, उसी तरीके से जो मनुष्य है उसका जीवन भी उसी प्रकार का होता है, जो व्यक्तियों या संस्था के परिवेश के अनुसार अनुकूल करती है। मतलब जिस तरीके से, और साथ के साथ सोशल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत ये भी था, इसमें यह भी बताया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वातावरण में रहते हो वैसे डलना भी पड़ेगा भाई, आपको संघर्ष के साथ डलना भी पड़ता है। जैसे कि अगर अब क्या है, पहले के समय क्या हुआ करता था, डायनासोर इस दुनिया पर राज किया करते थे, तब मनुष्य नहीं हुआ करते थे। तब क्या हुआ भाई, सिद्धांत दिए जाते हैं, कोई कोमेट आके, जो धूमकेतु आके टकराता है पृथ्वी से और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। परिवेश में देखने को मिला कि पृथ्वी के तापमान बढ़ने से क्या हुआ, डायनासोर जिनका साइज बहुत बड़ा था, शारीरिक आकार बनावट बहुत बड़ी थी, वो क्या हो गए, धीरे धीरे नष्ट होने लगे। क्यों, जीव जंतु खत्म हो गए, पेड़ पौधे भी उतने नहीं रहे, तो उनका जीवन नष्ट हो गया। उस समय जो छोटे छोटे जीव हुआ करते थे वो जिंदा बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि उन्होंने उस तापमान को सहा, वो किस जमीन के अंदर कैसे भी अपने आप को जीवित रहने के लिए जीवित रहे। आज के समय अगर मनुष्य को आप देखो, अगर कोई भी मनुष्य वो ऐसे सोच ले कि भाई मैं तो गर्मी बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, तो वो क्या रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि दिन ब दिन जो पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। इस सिद्धांत में यही था कि आपको जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जैसा वातावरण है उसमें फिट होना पड़ेगा। यही चीज आपके सामने हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है सोशल डार्विनिज्म, उसमें भी उन्होंने यही सिद्धांत बताया कि जो व्यक्ति और संस्थाएं परिवेश के अनुसार अनुकूल रहती हैं, जो समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे अगर आज के समय कोई ऐसे व्यक्ति कह दे कि मैं तो मेरी लड़की को पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा, तो ये चीज नहीं चलेगी आज के समय, है ना, बच्चे उसका विद्रोह करेंगे भाई, है ना। तो यही है, वही संस्थाएं और वही व्यक्ति समाज में टिकता है जो क्या होता है आपके सामने, जो उनके साथ चलता है। बात यही है, नदी की धारा के साथ जो नाव चलती है वो जीवन में आगे बढ़ती है, जो विपरीत चलती है वो चल तो जाएगी लेकिन एक ना एक दिन कभी ना कभी ऐसी धारा में फंसेगी और टूट जाएगी। यही सिद्धांत है। जो व्यक्ति आपके सामने, जो व्यक्ति व संस्था समाज के नियमों को नहीं मानता है, वक्त के बदलाव को नहीं समझ पाता है, वो क्या हो जाता है आपके सामने, वो चकनाचूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उन्होंने समाज की तुलना मनुष्य शरीर से की और सभी अंगों को परस्पर निर्भर होते हैं। उन्होंने क्या बताया, जिस तरीके से समाज एक मानव शरीर की तरह होते हैं, उन्होंने क्या बताया, जो समाज होता है वो मानव शरीर की तरह होता है जिसके सारे अंग को चलना जरूरी होता है। समझ में आ गया, जैसे हमारा शरीर है, इसके अगर हृदय भी चलना जरूरी है, आंखों का काम करना, हाथ का काम करना, किडनी, जितने अंग है यह सभी का चलना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो। इसी तरीके से समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, अगर मजदूर वर्ग काम नहीं करेगा तो कुलीन वर्ग क्या करेगा भाई, जो व्यापारी क्या करेगा, अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, है ना। आपके सामने जैसे घर में, आपके घर में 4 मेंबर हो, आप माता, आपकी माता, आपके पिताजी और 2 बच्चे, हर का अपना अपना कार्य। माता जी अगर आपके घर पे काम करती हैं, एक उदाहरण ले लो, गृहिणी है, तो वो घर का काम अच्छे से संभालेंगे तो घर अच्छा चलेगा। आपके पापा बाहर पैसे कमाने जाते हैं, वो अच्छे से पैसे कमा के तो घर चलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपका अध्ययन करना जरूरी है, आप अगर अपना काम अच्छे से करोगे तो अच्छा भविष्य का निर्माण हो। एक भी व्यक्ति अगर अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता है तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। समझ में आ गया आपको। उनके अनुसार समाज सरल व जटिल रूपों की ओर बढ़ता है। काफी बार समाज बहुत सरल होता है अगर आप ऊपरी दृष्टिकोण से देखते हो तब, और काफी बार समाज बहुत ज्यादा जटिल होता है। स्पेंसर के सिद्धांत ने समाज के जैविक दृष्टिकोण और विकास की प्रक्रिया को समझाने में नई दिशा दी। और स्पेंसर का जो सिद्धांत है, इसी ने क्या किया, आपके सामने समाज के जो जैविक दृष्टिकोण है और विकास की प्रक्रिया को जो बढ़ाने के और समझाने की क्या दी, एक नई दिशा देने का कार्य किया। समझ में आ गया आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, एमिल दुर्खिम की सामाजिक एकजुट, सोशल जो सॉलिडेरिटी है उसके अवधारणा पर चर्चा कीजिए और उसके बारे में विस्तार से बताइए। एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। तो एमिल दुर्खिम का जो सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन, उनके क्या क्या विचार थे। सबसे पहले बात करें, एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र है वो क्या होता है, एक प्रकार का स्वतंत्र विज्ञान है।
उन्होंने सामाजिक एकजुटता सोशल सॉलिडरिटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि समाज को एकजुट होना क्यों जरूरी है, समाज में एकजुटता क्यों जरूरी है, समाज एक जैसा क्यों रहेगा। नाम से आपको समझना जरूरी, सामाजिक एकजुटता, समाज की एकजुटता के बारे में आपको लिखना होता है। जो समाज में लोगों को जोड़ने वाली शक्ति है, आपके समय पता, अगर आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप समाज में देखो, बहुत निचले स्तर पे देखो, आपकी आपके पड़ोसियों से नहीं बनेगी, एक पास वाले से नहीं या दूर वाले से नहीं बनेगी, रिश्तेदारों से भी नहीं बनती है ना। ऐसे एक समाज में कोई जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है, नहीं बनती है ना। आगे बढ़ते हो, अलग अलग भाषा दिखे तो उनकी नहीं बनती है, लेकिन जब बात आती है भारत देश की तो हम सब ऐसे एकजुट खड़े हो जाते हैं जैसे कि आपके सामने पेड़ के लगी हुई टहनियां और पत्तियां दिखाई अलग अलग देती हैं, लेकिन अगर थोड़े से बाहर से चले जाओ, जब हवा चलती है, जब आंधी आती है, तो सभी की सभी चीजें एकजुट हो जाती हैं। समझ में आ गया। तो यही चीजें उनके द्वारा कही गई कि समाज के अंदर जो एकता देखने को मिलती है, जो यही अवधारणा है, जो सामाजिक एकजुटता, वो समाज को क्या करती है, एक करने का कार्य करती है। उन्होंने दो प्रकार की सामाजिक एकजुटता बताई, एक यांत्रिक और दूसरी जैविक। एक क्या होती है यांत्रिक एकजुटता, दूसरी क्या होती है आपके सामने जैविक एकजुटता के नाम से उन्होंने बताया। यांत्रिक एकजुटता पारंपरिक समाजों में पाई जाती है। जो पुरानी एकजुटता हुआ करती थी उसको किस नाम से जाना, उन्होंने यांत्रिक एकजुटता का नाम दिया। जो समानता, परंपरा और सामूहिक विश्वास समाज को जोड़ते हैं। तो अलग अलग प्रकार की परंपराएं, जैसे हमें अपने माता पिता के बात माननी चाहिए, है ना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, समाज के जो अलग अलग नियम हैं उनको मानना चाहिए, एक नैतिक जीवन जीना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, सदाचार से जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार की जो पुरानी परंपराएं हैं, समानताएं हैं, वही चीज क्या करते हैं, जो समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। जबकि जो जैविक एकजुटता है वो आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। यांत्रिक एकजुटता जहां पर समाज में परंपराओं की बात है, नैतिकता की बात है, उसको यांत्रिक एकजुटता के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी कौन सी एकजुटता है जो आज के समाज में देखने को मिलती है, उसको जैविक एकजुटता के नाम से जाना जाता है। जहां व्यक्ति भिन्न कार्य करते हुए भी परस्पर निर्भर होते हैं, जहां पर समाज में आप क्या देखते हो, एक अपने परिवार में देखो, सभी लोग अपने अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक है। ये भी देखता हो, जैसे भारत कोई भी टीम है, अभी जो मैच हुआ, महिला वर्ल्ड कप हुआ फाइनल का, उस जहाँ पे क्या दो अलग अलग टीमें, ये समझो भारत और दक्षिण अफ्रीका आपस में क्या थे, फाइनल में थे। हार गए भाई, एक टीम जीतती है एक हारती है, मैच का ये नियम होता है। इंडिया जीत के साउथ अफ्रीका हार गई। तो ऐसे थोड़ी है कि वो दोनों टीमें विपक्ष में खेल रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा थोड़ी है। हारी हुई टीम का भी भाई उतना ही सम्मान किया भारतीय टीम ने, और उन्होंने भी उतना ही सम्मान किया जीतने वाली टीम का। तो यही है, दो लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, फील्ड पे एक दूसरे के विपरीत है, विरोधी है, लेकिन फिर भी क्या है, अब अगर वो उन सब चीजों से बाहर निकलते हैं तब एकजुट दिखाई देते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाज का अस्तित्व इन सामाजिक संबंध व नैतिकता के बंधनों पर निर्भर करता है। दुर्खिम ने क्या बताया, समाज जो आज इतनी पुरानी परंपरा है, जो शुरुआती समय से चली आ रही है, जब मनुष्य ने जन्म लिया उससे लेकर आज तक चली आ रही है, और समाज सिर्फ हमारे मनुष्य प्रजाति में नहीं देखने को मिलता है, समाज हर कहीं देखने को मिलता है। समाज जानवरों को भी अगर आप विस्तृत रूप से देखोगे तो समाज वहां पर भी दिखाई देता है आपको। तो सामाजिक जो परंपराएं हैं वो इतने समय से क्यों टिकी रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सामाजिक संबंध है उसमें नैतिक बंधन दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें नैतिकता, संस्कार, वास्तविकता दिखाई देती है, तभी वो इतने दिनों तक आपके सामने जो परंपराएं हैं वो टिक पाई। कितनी पुरानी परंपरा होते हुए भी वो समाज में आज तक टिकी हुई है। समझ में आ गया आपके सामने। यूनिट नंबर 2 को मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया, जहां पर आपके सामने तीनों जो प्रमुख आपके सामने जो वैज्ञानिक थे, पहले अगस्त कॉमेट का प्रत्यक्षवाद के बारे में मैंने आपको बताया, हार्बर्ट स्पेंसर के सोशल डार्विनिज्म के बारे में बताया, फिर सामाजिक लिम दुर्खिम का जो सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से बताया। अब बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 3 में, जहाँ पे जो शास्त्रीय परंपराएं, क्लासिकल ट्रेडिशन है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 के बारे में अपन शुरुआत करते हैं। अगर आप यूनिट नंबर 3 का अलग से वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको,
जैसे वीडियो लाइक करोगे नीचे हाइप वाला बटन दिखाई देगा। आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे वन शॉट वीडियो देख रहे हो चाहे अलग से देख रहे हो, हाइप वाला बटन जरूर से दबाना है ताकि और बच्चों तक वो चीजें शेयर हो सके। अगले वाले पॉइंट की बात करें, आपके सामने जो मैक्स वेबर के जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को सबसे कुशल व प्रशासनिक प्रणाली बताया। तो मैक्स वेबर ने क्या बताया आपके सामने, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा क्या प्रशासनिक प्रणाली होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है क्या, मैं आपको बताऊं, जो आपके सामने जितने भी अधिकारी, आप सब बच्चों को सरकारी नौकरी लगने का सपना होगा कुछ एक को छोड़ के, तो जो जो सरकारी नौकरी देखते हो उसी को ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। जो प्रशासन को चलाने का कार्य करते हैं, जहां से आपके छोटे से छोटे जो एसडीएम डीएम सचिव से लेकर आपके सामने नीचे पटवारी ग्राम सेवक चपरासी टीचर सबके सब जो जितने भी आप प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन में कार्य करने सरकारी कर्मचारी वो सब प्रशासन का हिस्सा होते हैं। उनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी में पदानुक्रम हायरार्की कार्य विभाजन व नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है। उन्होंने क्या बताया, जो ब्यूरोक्रेसी में आपके सामने जो पदानुक्रम देखने को मिलता है, अलग अलग पदों में आपके सामने जो विभाजन देखने को मिलता है, नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है और योग्यता आधारित चयन देखने को मिलता है। मैक्स वेबर ने क्या बताया कि देखो मैं बताऊं आपके सामने, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले नीचे आगे ग्राम सेवक से फिर ऊपर आते हैं आपके सामने ब्लॉक पे कोई अधिकारी होता है तहसीलदार के ऊपर आपके सामने एसडीएम आता है, एसडीएम के ऊपर कलेक्टर आता है। हायरार्की चल रही है ना ऊपर की तरफ, या फिर अगर ऊपर से शुरुआत करो तो नीचे की तरफ चलती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सरकारी जो विभाग होते हैं उसमें पदानुक्रम चीजें चलती हैं, हायरार्की के हिसाब से चीजें चलती हैं। फिर हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य विभाजन होता है। भाई पटवारी का काम है वो कलेक्टर नहीं करेगा और कलेक्टर का काम पर पटवारी नहीं करेगा, दोनों के अलग अलग कार्य हैं, है तो सरकारी कर्मचारी लेकिन कार्य अलग अलग है। पुलिस विभाग का कार्य अलग है, उसमें भी एसआई का काम अलग होगा, कांस्टेबल का अलग काम होगा, डीएसपी का अलग काम होगा, आईपीएस का अलग काम होगा। सभी अधिकारियों के अपने अपने काम होते हैं, कार्यों का विभाजन भी देखने को मिलता है। नियमों की प्रधानता होती है, हर अधिकारी हर व्यक्ति को नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे वो चीज गलत हो चाहे सही हो। जो सामाजिक जो कानूनी रूप से जो नियम बनाए गए हैं उसी के हिसाब से उन्हें फैसले लेने होते हैं। चयन की क्या प्रक्रिया होती है, कोई भी जो आपके सामने सरकारी अधिकारी होता है योग्यता के आधार पे जो योग्य व्यक्ति होता है उसी का चयन किया जाता है। और निरपेक्षता प्रमुख विशेषताएं होती हैं। हर अधिकारी को कार्य क्षेत्र निश्चित होता है, हर अधिकारी उसको क्या कार्य करना है उसको पता होता है। भाई पटवारी को आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले जो भूमि है उससे संबंधित कार्य है, वही ग्राम सेवक वो भी ग्रामीण स्तर पे काम करने वाला अधिकारी है, लेकिन उसके पंचायत